हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2024 क्लास 12th रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का। तो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और 100% आपके बोर्ड में जरूर आएगा। और बच्चों देखेंगे, इसमें देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे और कैसे हम अपने बोर्ड के कॉपियों में लिखेंगे। तो बच्चों, हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, हम बहुत मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके लिए आए हैं। तो बच्चों, चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो बच्चों, हम चलते हैं, देखते हैं कि उन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षमता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होगी? तो क्षमता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? ठीक है, मान लीजिए जैसे बच्चों क्या हो, एक, ठीक है, एक एम एल, एक एम एल आयतन, एक एम एल आयतन की चालकता बराबर क्या होगा बच्चों? चालकता बराबर, चालकता बराबर हमारा होता है विशिष्ट चालकता। क्या होता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट, और विशिष्ट चालकता होता है तो बच्चों क्या होता है? जैसे विलयन क्या होता है? विलयन आपका मान लीजिए, विलयन होता है विलायक और विलय की मात्रा। विलायक और विलय की मात्रा होता है। तो बच्चों, इसमें क्या होता है? विलय और विलायक की मात्रा होता है। तो बच्चों, इसमें क्या करेंगे? जो हमारे आयन अगर घट रहे हैं तो इसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चालकता भी घट जाएगी। अगर विलय में जो विलय है इसकी मात्रा कम मिलाया जाए, ठीक है, कम मात्रा मिलाया जाए तो क्या होगा? यह समता पतला हो जाएगा, जिसमें आयन की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। आयनों की संख्या घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं, अगर तनुता बढ़ रहा है, तनुता बढ़ रहा है तो इसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी? इसकी विशिष्ट चालकता भी क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो बच्चों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सेकेंड वाला सही होगा, राइट। तो दूसरा हमारा सही होगा। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि निम्न में से किसके जली विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? किसके जली विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो बच्चों, क्या कह सकते हैं? जैसे जो हमारा क्या है, हमारा आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और आपका सुक्रोज है। तो इसका जो हम बच्चों, यह क्या है? कार्बनिक यौगिक है, जिसका वन टू हाफ गुणांक क्या होता है? तो होता है इसका एक हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा। और बच्चों, जो आपका NaCl है, NaCl को हम किस में तोड़ देंगे? Na+ और क्या हो जाएगा? Cl माइनस। तो इसका आई कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब बच्चों, ये क्या हो जाएगा? इस पर Ca पर 2+ और Cl क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2Cl। तो बच्चों, इसका आई गुणांक कितना होगा? वन हाफ गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पूछा क्या है? निम्न में से जैसे किसकी जली विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो बच्चों, आपका थर्ड वाला क्या होगा? राइट। क्या होगा? थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जल के विद्युत अवघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होता है? भारात्मक अनुपात। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं, जब इसका विद्युत अवघटन होगा तो ये भाग दो भागों में टूट जाएंगे। तो हमारा H2O क्या है? इस प्रकार से तो हमारे बच्चों क्या, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 16, तो बच्चों 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 अनुपाते 1, 8 अनुपाते 1 का भारात्मक अनुपात होगा।
तो हमारा सेकेंड वाला राइट होगा, सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। अब बच्चों आगे पूछा है, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2H2O2 है, तो एरो का निशान 2H2O प्लस O2 के लिए Y दिया है, Y बराबर के H2O2। यह अभिक्रिया क्या है? तो यह अभिक्रिया होती है जिसकी सांद्रता अधिक होती है, वह क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है जिसकी सांद्रता अधिक होती है। तो बच्चों सेकेंड वाला क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता अधिक होगी। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाला। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है? तो बच्चों इसमें देखेंगे क्या होता है, C6H, ठीक है, H5, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन NO2। जब इसकी क्रिया कराई जाती है क्या, Zn प्लस NaOH में, तो हमारा क्या बनता है C6H5 और आपका क्या बनेगा NH सिंगल बॉन्ड N और आपका क्या हो जाएगा ए बना। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको भी लिख सकते हैं C6H5 और आप क्या लिख सकते हो इसको NH2, क्या लिख सकते हैं आपका NH2 हो जाएगा। तो NH2 हो जाएगा तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए निम्न में से कौन सा यौगिक केंजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो कौन सा ऐसा यौगिक है जो केंजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो जो ऐसी अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, जो H को क्या कर दे, विस्थापित कर दे देती है और वह क्या होता है, आकर जुड़ जाए। जैसे इस प्रकार से अगर बनाया जाए तो ये यहाँ पर OH और यहाँ पर C और आपका Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से A भी हो जाएगा। इसके बाद तो हमारा जो क्या है HCHO एल्डिहाइड यह नहीं देता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह आपका पहला राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो हमारे एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन कर चुके जो बहुविकल्पी था, दूसरा हम देखेंगे जो दूसरे में क ख करके दिया है, ठीक है, जो 2-2 नंबर का होता है। तो पहला हमारा है क है, क्या है बच्चों, क है, पूछा है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। तो बच्चों क्या है विशिष्ट चालकता, किसे कहते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम मतलब उलट देना, ठीक है, इसे ग्रीक अक्षर, ठीक है, कप्पा से निरूपित किया जाता है। तो कप्पा बराबर 1/रो, ठीक है, 1/रो। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो विशिष्ट चालकता की मात्रक ओम है, तो मात्रक क्या होता है, ओम -1 सेमी -1 या ओम माइनस सेमी होता है। तो बच्चों यही हमारा क्या था पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का था। अब हम ख वाला देखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ख वाला है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो द्र, दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः कितना दिया है, 80 मिमी तथा 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, क्या पूछा है, वाष्प दाब पूछा है। तो बच्चों चलते हैं, कुल वाष्प दाब मान लीजिए पी ए डैश और पी बी डैश। तो पी ए डैश हम लिखेंगे पी ए इंटू एक्स ए। तो हमारा जो आपका पी ए कितना दिया है, 80 दिया है, 80 क्या दिया है, 80 मिमी दिया है, ठीक है, और जो एक्स बराबर हमारा कितना दिया है,
वह दिया है आपका 3 मोल। कितना दिया है? 3 मोल। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यह 3 मोल है तो हम इस प्रकार से 80, ठीक है, इंटू 3 बटे क्या दिया है? 3 और 2 मोल। तो 2 और प्लस 3 तो हमारा कितना हो जाएगा? 80 इंटू 3/5 हो जाएगा। 3 2 5। तो बच्चों 5 से कटेगा 16 पच्चे 80 और 16 तिया 48 मिमी आ गया। 48 मिमी आ गया। अब इसी प्रकार हम आपका पीबी डैश निकाल लेते हैं। पीबी इंटू एक्स बी। जो हमारा पीबी कितना दिया है बच्चों? दिया है 60 मिमी। कितना दिया है? 60 मिमी। तो निकालेंगे, रखेंगे 60 इंटू 2/5 तो 12 पंजे 60 और 12 दूना 24 मिमी आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे? कुल दाब। तो कुल दाब हमारा पी ए डैश प्लस पी बी डैश तो 48 प्लस 24 जोड़ेंगे कितना आ गया? 72। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 नंबर में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग है जो ठीक है। प्रश्न 2 का ग है जो 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछा है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? नीला क्यों हो जाता है? तो बच्चों नीला क्यों हो जाता है? चलते हैं इसको समझते हैं। यह क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब हटा देता है। इसलिए श्रेणी में कॉपर का स्थान एजी को ऊपर है। ठीक है, एजी का ऊपर है, अतः यह AgNO3 से निम्न क्रिया देगा। तो हमारा ये निम्न क्रिया है इस प्रकार से। तो बच्चों क्या होता है? इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्वान होने से विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा है। ये भी 2 नंबर का है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। क्या है? ये भी 2 नंबर का है। तो ग का है। तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। तो पहली विधि क्या है? यह आपका बेंजीन है। यह सांद्र HNO3 है। जब इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो C6H5NO2 बनेगा प्लस H2O जल बनेगा आपका। तो यही क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन। क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन। जो बच्चों क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम भी बना सकते हैं इसको। इस प्रकार से HNO3 और ठीक है 50 डिग्री सेल्सियस पर तो हमारा ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर NO2 हो जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा और यह नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अगली विधि हम देखेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट विधि क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फ्लोरोबोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनता है जिससे NaNO2 के साथ गर्म करने पर यह आपका नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों यह देखिए आपका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसे HbF4 जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फ्लोरोबोरिक अम्ल। ठीक है, फ्लोरोबोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर यह सील बाहर तो हमारा देखिए ये प्राप्त हुआ। ठीक है, N डबल बॉन्ड N और माइनस BH4 प्राप्त हुआ। अब बच्चों यह देखिए NaNO2 से जब ये हट जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा? आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या प्राप्त हुआ? नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुआ। तो बच्चों ये दूसरी विधि थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है जो प्रश्न उत्तर संख्या 3 का क है जो आपका कितने नंबर का होगा? ये भी 2 नंबर का होगा। तो बच्चों देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है। तो इनमें क्या है? 5.8 ग्राम NaCl 200 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो विलयन की मोलरता जिसमें इसका
क्या है, परमाणु भार दिया है। तो विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है बच्चों, NaCl की के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें होगा, लीटर में। तो बच्चों लीटर में बदल लेंगे, NaCl का भार बटे NaCl का अणु भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो बच्चों विलयन का आयतन लीटर में, तो हम चलते हैं देखते हैं सवाल को। तो बच्चों क्या NaCl का भार इतना दिया है, ठीक, और NaCl का अणुभार कितना है, ये निकाल लीजिए जोड़ने पर। NaCl का आयतन जो ml में है उसको लीटर में बदल लेंगे तो हमारा इतना लीटर आ जाएगा। अतः NaCl की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, 5.85 बटे 58.5 बटे 0.20। तब जब इसको कट जाएगा बच्चों, काटेंगे तो 0.5 मोल प्रति लीटर आएगा, लीटर आएगा, या 0.5 एम आ जाएगा, या उसकी मोलरता आ जाएगी। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे का ख। तो बच्चों तीसरे का ख क्या है, देखिए तीसरे का ख ये भी हमारा 2 नंबर का है। तो देखिए 298 केल्विन पर 0.20 एम के सी एल विलयन की चालकता इतना दिया है, इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो बच्चों जो इसकी मोलर चालकता होती है, ठीक है, पाई एम की तरह होता है, तो के इंटू 1000 बटे मोलरता। तो जो हमारा के दिया है वह आपका 0.20 एम है, होना चाहिए। तो दिया है के सी एल विलयन की चालकता कितनी है, जो के है वह 0.0248 दिया है। तो यहाँ पर 0.0248 रखेंगे इंटू 1000 बटे आपका 0.20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4, तो चार यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, दो यहाँ बढ़ जाएगा। अब हम काट देंगे तो यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो आपका यहाँ से कट गया। अब बच्चों आपका 1 जीरो यहाँ से कट गया, ठीक। अब हम डिवाइड करेंगे इससे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 और आपका 4। तो हमारा के मोलर चालकता बराबर कितना आ गया, 124, ठीक है, यस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया, आपका ये आ गया। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 2 नंबर का है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, ये समझ लीजिए, आपकी एग्जाम में कई बार पूछे गए, ये भी तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग dx बटे dt सांद्रण C के क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती। इसलिए बच्चों क्या, dx बटे dt समानुपाते C, या कह सकते हैं dx बटे dt बराबर Kc। तो जहां बच्चों क्या हो जाएगा, जहां आपका, ठीक है, जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं dx बटे dt बराबर के, dx बटे dt बराबर के। अब बच्चों क्या है, अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ की इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या है एक्टेनाइड का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए, स्थान निर्धारित कीजिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लिखेंगे एक्टेनाइड को आवर्त, ठीक है, 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा गया है, एक क्षैतिज, इस प्रकार से क्षैतिज कॉलम बनाकर रखा गया है, जो क्या कहलाते हैं, एक्टेनाइड को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है, कई बार पूछा गया है बच्चों एग्जाम में, एक आंतरिक संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के 5f कक्षक में प्रवेश पाता है। इस श्रेणी में थोरियम, ठीक है, थोरियम से लेकर ठीक है, एल आर तक 14 तत्व सम्मिलित है।
तथा भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं या एक्टिनाइड कहलाते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हमारा चौथा है, जो हमारा ठीक है 3 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्या है, एक दंती या एक दंत लिंगेट क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उदाहरण द्वारा समझाइए। बच्चों हम अपनी कॉपियों में कैसे लिखेंगे गाइस, तो लिंगेट का एक परमाणु दाता परमाणु होता है। क्या होता है, दाता परमाणु। ठीक है, जो देने वाला, जो केंद्रीय धातु आयन को एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जब एक लिंगेट ठीक है धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो लिंगेट एक दंती कहलाता है। एक क्या होता है, एक दाता परमाणु द्वारा क्या होता है, बद्धित होता है, परिबद्ध होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, एक दंती कहलाता है। जो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो हमसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगला, तीसरे का ख क्या है। तीसरे का ख है बच्चों, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ठीक है ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एरोमेटिक जो प्राथमिक प्राइमरी अमीन होता है वह ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि एरियल हैलाइड एरियल हैलाइड थैलामाइड द्वारा निर्मित ऋण आयन के साथ नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करता है। तो बच्चों देखेंगे, देखिए जैसे हमारा क्या है थैलीमाइड है। तो थैलीमाइड जो ऋणायन होता है वो देखिए इस प्रकार से हम बनाएंगे, जो इस प्रकार से बना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम बनाएंगे इसको, तो बना है, ये क्या है, थैलामाइड रेडायन है। जो क्या है देखिए, ये अपना क्या हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और यह इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहा है। तो यहाँ पर SN2 अभिक्रिया होगी, जो SN2, तो हमारा बच्चों इस प्रकार से बनेगा, जो हम कह सकते हैं क्या बनेगा, एन एल्किल थैलामाइड बनेगा, एल्किल थैलामाइड। अब बच्चों क्या होता है एल्किल थैलामाइड, अब देखिए जो हमारा होता है थैलामाइड रेडायन होता है। तो थैलामाइड रेडायन इस प्रकार से होगा जिनमें क्या होता है यह इलेक्ट्रॉन इसको देगा AR को, तो एरियल हैलाइड और ये इस पर जाएगा, तो आगे चल के इस पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर के आपके एग्जाम में 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो बच्चों क्या है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है, क्यों होती है बच्चों, क्योंकि देखिए संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्न कारणों से अधिक होती है। तो पहला क्या है, पहला है धातु आयनों पर छोटा आकार, दूसरा धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश, तीसरा लिंगेट द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकांकी युग्म ठीक है को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षकों की प्रायिकता। ठीक है, जो इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है, ग है। ग भी क्या होगा, 3 नंबर का होगा। जो 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में रिलेशन मतलब संबंध लिखिए। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो किसी ठीक है किसी धातु क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन ठीक है सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है जो देखिए बच्चों क्या है, किसी धातु की छड़ को, एक धातु की छड़ लेंगे जो 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन ठीक है सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
तो इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई जीरो में संबंध। तो बच्चों मान लीजिए क्या माने, एक समीकरण माना एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया Mn प्लस यानी ई जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, नेरेस्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M बटे Mn पर प्लस के विभव ई और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस में निम्न संबंध होगा। तो क्या संबंध है बच्चों, इस प्रकार से E बराबर ई जीरो माइनस 2.303 RT बटे एन एफ सॉरी लॉग 1/Mn पर प्लस। तो जो क्या है बच्चों, इस प्रकार से हम इनमें संबंध दिखा सकते, इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवे का क, जो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे के बराबर जो आपका 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम बच्चों माना प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100 है। तो एक्स बराबर क्या होगा, जो मान लीजिए एक्स बराबर आपका 75, ठीक है 75। तो के बराबर 2.303 बटे 3/4, जो इसकी क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। तो लॉग आपका 100/25, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए आपका टी टी 3/4 बराबर 2.303 के बटे के लाग 4 आ गया आपका, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब टी हाफ बराबर 2.303 बटे के लाग 2, ठीक है इसका आधा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आधा, 3/4 इसका आधा, तो 2। तो इसको हम क्या, समीकरण 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, जब समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये इससे और इससे कट जाएगा। अब log 4 बटे log 2, तो आपका बचा इस प्रकार से। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम काट तो हमारा 2 log 2 बटे log 2 हो जाएगा जब यहाँ लेंगे। तो t बराबर 3/4, तो हमारा 2 इंटू टी हाफ हो गया, क्या हो गया, टी हाफ हो गया, टी हाफ हो गया। अब बच्चों देखेंगे, अब देखिए अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय 2 2 इंटू अर्ध वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका टी हाफ बटे टी हाफ सॉरी बराबर 100 मिनट। तो 100 मिनट, तो टी टी 3/4, तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 100, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 दूना 200, तो 200 क्या हो जाएगा मिनट, 200 मिनट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हमारा ये क्या है, पांचवे का ख है। तो पांचवे का ख ये भी हमारा कितने नंबर का है, 4 नंबर का पूछे जाएंगे। हाइलोइल्कोन में एक, ठीक है एक आणविक नाभिकीय रागी, ठीक है एसएन अभिक्रिया तथा द्वितीय अणुक मतलब SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बच्चों हम पहला SN1, ठीक है या एका अणु क्रिया विधि लेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर मैग्नीज्म। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें देखिए यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विश्वास विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन उत्पन्न करता है, और प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिकीय से नहीं अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। तो बच्चों देखिए
पहले में क्या होगा, पहले पद में जो होगा वह क्या होगा, मंद होगा, एल्किल हाइलाइट देगा। और दूसरे में क्या होगा, तीव्र होगा, जो एल्किल हाइलाइट देगा देगा। तो बच्चों जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में उदाहरण फर्स्ट, टी ब्यूटिल ब्रोमाइड की SN1 अभिक्रिया है। तो हमारा क्या है, इस प्रकार से CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड Br और प्लस OH क्या हो, रेड आयन। तो जब इस पर क्या करेंगे बच्चों, जब इसको हम करेंगे तो हमारा यह तृतीय कार्बन, तो हमारा OH और Br पर क्या होगा, माइनस। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम पद में और द्वितीय पद में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का, तो हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद में जो मंद होगा, इस प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आप सिंगल बॉन्ड बॉन्ड, तो ये हो जाएगा Br जो मंद होगा। अब इसमें देखिए कार्बोनियम, ठीक है, कार्बोधनायन उत्पन्न करता है, कार्बोधनायन उत्पन्न कर रहा है, तो हमारा ये पहला पद हो गया। दूसरे पद में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है बच्चों, वह ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनियम आयन पर चला गया, कहाँ चला गया, कार्बोनियम आयन पर चला गया। तो यह क्या होगा, तीव्र होगा, जो इस प्रकार से क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो हमारा यह क्या था, यह क्वेश्चन था, और जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखिए आपका अगला क्या है, SN2 या द्विअणु क्रिया विधि, ठीक है, बाइमॉलिक्यूलर मैग्नीशियम, इसकी क्रिया विधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तित होता है। अतः यहाँ पर अभिक्रिया की दर एल्किल हाइलाइड तथा नाभिकीय स्नेही दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है, दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो कैसा होगा, मंद होगा और तीव्र होगा। तो जब क्या होती है, दो पदों में, पहला पद क्या है हमारा, पहला पद में यह सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Br मेथिल ब्रोमाइड, तो मंद अभिक्रिया होगा जिस पे डेल्टा और इस पर क्या CH3 और डेल्टा इस पर माइनस हो जाएगा। अब बच्चों हमारा क्या होता है, दूसरा पद में क्या होता है, दूसरे पद में मध्यवर्ती यौगिक तेजी से टूटकर उत्पाद देता है। यह क्या करता है, तेजी से टूटकर क्या बना देता है, उत्पाद बना लेता है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ग है, ठीक है, ग है बच्चों, पांचवे का ग है, जो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। तो वेनर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए। तो वेनर सिद्धांत की अवधारणाएं निम्न थी, क्या थी उनकी अवधारणाएं, निम्न थी। तो पहला हम उनकी अवधारणाएं देखिए देंगे, ठीक है बच्चों, पहली अवधारणाएं देखिए, देखिए उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीय संयोजकता। यह उनकी पहली कंसेप्ट था। और धातुओं में अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को, अर्थात दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है, क्या होनी चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब बच्चों तीसरा क्या है, प्राथमिक संयोजकता आयनी, ठीक है, आयनीय, और द्वितीयक संयोजकता अनआयनी होता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट है, धातुओं द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या साधारणतः एक निश्चित संख्या होती है। किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकता की संख्या उसकी उप संयोजन संख्या या समयान संख्या कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे, ये हमारा 4 नंबर का हो गया, हम आगे देखेंगे। तो बच्चों हमारा पांचवा है, पांचवा, ठीक है, मैंने सिद्धांत का पांचवा था क्या, धातुओं की द्वितीय संयोजकताएं धातुओं की चारों त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामिति, ठीक है, एक निश्चित ज्यामिति ढंग से व्यवस्थित होता है, एक संरचनाओं में व्यवस्थित होता है। अब बच्चों क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा पांचवे का ग है, पांचवे का ग है, जो कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्या है, एल्कोहल तथा के आई, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में H2SO4 अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं।
तो हम बच्चों देखेंगे क्यों नहीं करते हैं। देखिए इनके 2Ki प्लस H2O, जो आपका KHSO4 बन गया प्लस 2Hi, और 2Hi प्लस H2SO4 एरो 2H2O प्लस I2SO2। तो बच्चों देखिए क्यों ऐसा होता है क्योंकि इन अभिक्रियाओं में H2SO4 एक ऑक्सीकारक है। यह अभिक्रिया के दौरान दौरान निर्मित HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें कर देता है? I2। एवं HI तथा एल्कोहल की क्रिया से एल्किल हाइलाइड के निर्माण को रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है। तो बच्चों आगे क्या है? आगे देखिए फिर लिखा है कि इस समस्या के निदान के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जो कि अभिक्रिया के लिए HI उपलब्ध कराया जाता है और H2SO4 के समान I2 नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब बच्चों अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका प्रश्न होगा, ठीक है, 6, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नो उत्तर, ठीक है, नंबर 6। तो बच्चों इसका क्या होगा? ये क होगा, ठीक है, और यह कितने नंबर का होगा? आपका ये 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों क्या होता है ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। फिनाल की, ठीक है, अम्लीयता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। किससे कीजिए? एथेनॉल से कीजिए। तो बच्चों इसमें हम इसका आंसर लिखते समय, ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर देखिए इस प्रकार से, जो हमारा है क्या है, ठीक है, आपका C2H5OH जो सक्रिय धातु जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए फिनाल C6H5OH, ठीक है। तो जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे? सोडियम से, तो हमारा क्या बनता है? सोडियम फिनाऑक्साइड। तो यह अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो बच्चों इसका आंसर आगे देखेंगे। तो बच्चों देखिए NaOH से अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन विद द NaOH। देखिए हमारा फिनाल है, ठीक है, NaOH में घोलकर सोडियम फिनाऑक्साइड तथा H2O बनाता है। तो बच्चों इसमें क्या है? ये हमारा फिनाल है, NaOH से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम फिनाऑक्साइड बनेगा और हमारा क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O, जो अम्लीय, ठीक है, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन क्या था, उसी में पूछा था कि फिनाल तथा एथेनॉल की अम्लीयता की तुलना कीजिए। तो बच्चों जो हमारा क्या है एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल की तुलना में फिनाल अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है जो पहले। इसका कारण यह है कि फिनाल से एक प्रोटॉन निकल जाने से के प्राप्त फिनाऑक्साइड आयनन अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों देखिए जैसे इस प्रकार से हम क्या बनाए, आपका फिनॉल बनाए, जो प्रथम स्टेज में जो हमारे क्या होंगे? बॉन्ड क्या कर रहे हैं? अनुनादी क्रम में है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें 2 4 6 ऑक्सीजन के, इसमें एक जो यहाँ पर आ रहा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जो ये सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में देखिए ये हमारे जब यहाँ पर 2 आ गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये यहाँ चले आएंगे तो थर्ड स्टेप में हो गया। तो फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे बच्चों, जैसे फोर्थ स्टेप है, देखेंगे तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और ये यहाँ चले आएंगे तो हमारा ये फोर्थ स्टेप। 5 स्टेप में देखिए यह क्या करेंगे? यहाँ पर चले आए और आपका ये यहाँ पर। तो बच्चों ये 5 स्टेप तो हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर एक CH3 CH2 OH
जो स्टेबल हो गया, और H2O प्लस, और क्या ये CH3 CH2O क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया क्योंकि हाइड्रोनियम आयन दे दिया, तो यह हो गया अनस्टेबल। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ख है, छठवें का ख है, जो आपका कितने नंबर का होगा, जो आपका 5 नंबर का होगा। ऐसे क्वेश्चन हर साल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहला हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl पोटेशियम साइनाइड से होती है। तो हमारा क्या होगा, मेथिल CH3 सिंगल बॉन्ड Cl लिखेंगे, इसका सूत्र होता है, प्लस KCl से अब क्रिया कराएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस KCl बनेगा, जो आपका क्या बन गया, मेथिल साइनाइड। क्या बन गया बच्चों, मेथिल साइनाइड बन गया। हमारा नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड और फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराता है। तो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है, या क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, वो फेलिंग विलयन होता है। तो हमारा क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस NaOH। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड जो लाल अवक्षेप प्राप्त होगा और हमारा HCOONA प्राप्त होगा। तो यह फॉर्मल्डिहाइड की फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, अगला हमारा तीसरा क्या होता है, फिनाल का एस्टिलीकरण प्रीडीन की उपस्थिति में किया जाता है। तो बच्चों इसके उपस्थिति में किया जाएगा तो हमारा क्या होता है फिनाल है, ये क्या है, फिनाल है, यह क्या है, स्टील क्लोराइड है, ठीक है, स्टील क्लोराइड है। तो जब इसके उपस्थिति में ये क्या है, प्रीडीन है, प्रीडीन की उपस्थिति में कराया जाएगा तो हमारा फेनिल एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, फेनिल एसीटेट, और HCl आपका बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या, चौथा देखिए क्या पूछा है, चौथा बेंजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। तो बच्चों क्या होता है, बेंजोइक अम्ल, ये हमारा बेंजोइक, क्या ओइक जुड़ गया COOH, इसलिए बेंजोइक। अब अमोनिया के साथ NH3, ठीक है, ये सॉरी बच्चों, यह N3H है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। जब हाइड्रोजोइक साथ H2SO4 के उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा एनिलीन प्राप्त होगा, C6H5NH2 प्राप्त होगा, प्लस N2 और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये बच्चों क्या था कि यह हमारा था क्या होता है, ठीक है, जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना था। तो बच्चों देखिए सातवां क्वेश्चन है, सातवें का क है, जो हमारा कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। तो ऐसे 6 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्या है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए, क्योंकि फार्मिक विलयन तथा टालेन अभिकर्मक के साथ क्या क्रिया होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मिक, ठीक है, फार्मिक अम्ल का प्रयोगशाला विधि क्या है, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को 100 या 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर बनाया जाता है। तो बच्चों हम क्या लेंगे, है देखिए ग्लिसरॉल लेंगे, ये हमारा ग्लिसरॉल CH2OH CHOH C2 और आपका OH, जो हम ग्लिसरॉल लेंगे, और ये ऑक्जेलिक अम्ल जो लेने पर क्या हमारा बनेगा, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, क्या बनेगा, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट बनेगा। अब बच्चों क्या करेंगे, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट लेने पर जो 100 और 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट बनेगा, ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट बनेगा। तीसरा देखिए बच्चों, जब ग्लिसरॉल मोनो, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट लेंगे तो वह क्या बनेगा, ग्लिसरॉल वह बनेगा और फार्मिक अम्ल क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने कॉपियों पर लिखेंगे, बोर्ड की कॉपी पर।
तो बच्चों देखिए इसके अपचायक गुण, तो अपचायक गुण में फार्मिक अम्ल को हेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, तो अपचयित कर देता है। क्यूपरिस ऑक्साइड है, तो यह आपका फार्मिक अम्ल है तो आपका क्यूपरिस ऑक्साइड और H2O कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब बच्चों दूसरा क्या है, फार्मिक, ठीक है, फार्मिक अम्ल टालेन अभिकर्मक को उपचयित कर देता है। तो बच्चों क्या कर देता है, उपचयित कर देता है। तो हमारा क्या है, फॉर्मिक अम्ल हो गया और Ag2 और O2 ये टालन अभिकर्मक है, जो क्या होगा 2Ag जो काला अवक्षेप प्राप्त होगा प्लस H2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा ख है, ख क्या होता है, ये भी 6 नंबर का होगा। तो प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो प्रोटीन के संबंध में ऐसे हमारे दिए रहेंगे, जो पूछा रहेगा कि पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, जैसे रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COOH समूह मतलब कार्बोक्सिलिक समूह तथा NH2 ग्रुप के मध्य बना एक क्या होता है, आबंध होता है। दो एक जैसे अथवा विभिन्न अमीनो NH2 समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयुग से होता है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबंध बनता है, ठीक है। अमीनो अम्ल के परस्पर संघनन से बने उत्पाद को पेप्टाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। अब बच्चों जैसे देखिए यह हमारा क्या होता है H2N सिंगल बॉन्ड H2O COOH, ठीक, यहाँ भी जुड़ा है H2N सिंगल बॉन्ड CH और COOH, यहाँ CH3 और यहाँ से H2O निकलेगा, तो हमारा क्या बनेगा H2N सिंगल बॉन्ड H2। अब ये क्या बना रहे हैं, पेप्टाइड बंध बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पेप्टाइड बंध, और ये आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए ग्लाइसिल एलिनिन, ग्लाइसिल एलिनिन बन जाएगा आपका बच्चों, ठीक है, जो इस प्रकार से ग्लाइसिन एलिनिन बन जाएगा। तो आगे देख लीजिए और दो टिप्पणी है। तो बच्चों देखिए हमारा क्या है ओलियो, ठीक है, ओलिगोपेप्टाइड ये प्रायः 2 से 10 अमीन अम्लों से बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड ये प्रायः 10 से ऊपर 100 तक या ठीक है 100 अमीनो अम्लों से बने होते हैं। अब हमारा क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन तीसरा हमारा क्या, प्रोटीन ये प्रायः 100 से अधिक अमीनो अम्लों से बने होते हैं। अब बच्चों क्या है, प्राथमिक संरचना, ठीक है, प्राइमरी संरचना प्रोटीन की क्या होती है, तो प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। अमीनो अम्ल का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन होता है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, दो, प्रोटीन का विकृतीकरण, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन की भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता, उसे प्रोटीन का क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों इसमें उत्क्रमणी विकृतीकरण क्या होता है, यह विकृतीकरण प्रायः किसे साल्ट की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुल जाती हैं, इसे हम लोग कहते हैं इसे उत्क्रमणी विकृतीकरण कहलाता है। अब बच्चों आगे देख लीजिए। तो बच्चों देखिए अनुत्क्रमणी विकृतीकरण क्या होता है, यह होता है यह वृत्तीकरण, ठीक है, विकृतीकरण प्रबल विकृति कारक अभिकर्मक जैसे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उच्च ताप पर होता है। इस प्रक्रिया में केवल विकृत प्रोटीन अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकती है, अतः इसे अनुत्क्रमणी
विकृतीकरण कर वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है। तो बच्चों जो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है वह क्या कहलाती है? अनउत्क्रमणीय विकृतीकरण कहलाती है। तो बच्चों यह क्या था? मॉडल पेपर 2024 कक्षा 12 केमिस्ट्री का था। तो बच्चों लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए, जो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपके परीक्षा में बोर्ड की परीक्षाओं में कई क्वेश्चन पूछे जाएँगे।